नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तर प्रदेश में जिस शहर की सबसे ज्यादा इन दिनों चर्चा है उसका नाम गोरखपुर है। एक तो वहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए भी चर्चा है, और दूसरी चर्चा एक दिलसाद हुसैन नाम के शख्स को गोली मारने के बाद की है। 21 जनवरी की दोपहर दिलसाद हुसैन, जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, वह कचहरी में बलात्कार के आरोप में अपने ट्रायल पर गए थे। 2 साल पहले उन पर बलात्कार का आरोप लगा था, जिसके ट्रायल में वह कचहरी गए और जिस लड़की पर बलात्कार का आरोप था उसके पिता ने गेट पर, यानी गोरखपुर कचहरी के गेट पर दिलसाद हुसैन को गोली मार दी। वो रेप के भी आरोपी थे, तय नहीं हुआ था। इस देश में बहुत सारे लोग इस तरह के अपराधों के आरोपी होते हैं। ऐसे में गोली मार देने के बाद सबसे बुरी बात यह है कि प्रश्न चिन्ह नहीं उठ रहा है प्रशासनिक असफलता का या इस तरह की गुंडागर्दी का, बल्कि समाज में एक तरह का बंटवारा सा दिखाई दे रहा है, खासकर गोरखपुर और आसपास के मंडलों में, और लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। इस जानकारी को लिए चलते हैं उस सीधे क्षेत्र में जहां से ये जानकारी ठीक ठीक मिल पाए। इसके लिए हमारे साथ इस पूरे पैनल में जो 3 लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों का हम परिचय करा दें। सबसे पहले आपको राकेश सिंह से मिलवाते हैं, जो रोजगार अधिकार अभियान से जुड़े हुए हैं। वो उसी क्षेत्र में रहते हैं, वही क्षेत्र उनका इलाका है जहां से पिता आता है जिसने की गोली मारी। उसके बाद हमारे साथ मनोज सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, गोरखपुर में रहते हैं, लगभग 3 से 3.5 दशक से ज़्यादा से पत्रकारिता कर रहे हैं और गोरखपुर में राजनीतिक रिपोर्टिंग करते रहे। उसके अलावा हमारे साथ एसआर दारापुरी हैं, जो खुद पुलिस महानिरीक्षक रहे उत्तर प्रदेश में और इन दिनों लगातार राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। उनकी भी निगाह इस तरह की स्थितियों पर रहती है। इन तीनों लोगों से हम जानेंगे कि दिलसाद हुसैन को गोली मारना क्या न्याय सम्मत था, क्या कानून सम्मत था, और दूसरी बात यह भी कि ये कहीं चुनाव से पहले की स्थिति तो नहीं है। इस पूरी पर बात करेंगे, जैसा हमारे विश्लेषक चाहेंगे वो बात रखेंगे। सबसे पहले बातचीत राकेश सिंह आपसे कि राकेश जी ये बताइए कि आबो हवा क्या है। मैं जो आशंका जाहिर कर रहा हूं वो गलत है या ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे जरा जानकारी दीजिए दर्शकों। जी, पहली बात तो ये कि जो आप रेप आरोपी कह रहे हैं, मैं तो ये मानता हूं कि 2 साल पहले वह प्रेम प्रसंग में वो लड़की के साथ हैदराबाद चले गए थे और वहीं से वो गिरफ्तार होके आए थे। ठीक है, अब 2 परिवारों की सहमति नहीं बनी तो उसको अब कानूनन तौर पे ठीक है, आप कह सकते हैं इस तरीके की धारा लगती है, लेकिन बेसिकली दोनों की मर्जी का मामला था और दोनों लोग साथ गए थे। इसलिए देखिए कि पुलिस जो FIR भी दर्ज की है, उसमें अपहरण और बलात्कार दोनों का मुकदमा है। तो पहली बात यह है कि मैं तो इसको थोड़ा इस रूप में देखता हूँ, प्रेम प्रसंग का ही मामला है, जिसमें उसमें जो कानूनी तौर पे जो धाराएं हैं वो लगती हैं, ठीक है, अलग बात है। दूसरा है, भाजपा जरूर ये कोशिश कर रही है, RSS ये कोशिश कर रही है कि चूंकि वह विधानसभा भी देखिए तो लगातार वहाँ, हमें नहीं लगता है कि भाजपा वहाँ एक बार संभवतः जीती है, वह गोला जो विधानसभा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत वो मामला आता है। और चूंकि अब जो उत्तर प्रदेश की पूरी पॉलिटिक्स है, जो गोरखपुर की जो स्थिति है, तो उसमें वह क्षेत्र भी कहिए तो ज़्यादा सेंसिटिव बनाने की कोशिश की जा रही है भी। वह मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम आबादी वहाँ है, हिंदू आबादी है, तो थोड़ा सा पोलराइजेशन करने की कोशिश। उसके एक और कारण है, जो से सटा हुआ बासनुआ विधानसभा क्षेत्र है, जहां उनके जो विधायक हैं पहले से लोकप्रिय हो चुके हैं। उसके से जस्ट बगल का जो सीट है वो भी खजनी, वो भी उनके जो विधायक हैं वो भी लोकप्रिय हैं, जिन्होंने अपने अभी पतोहू को ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में वो जिता तक नहीं पाए। तो ये पूरी जो कंडीशन है, वह कंडीशन ये बतला रही है कि भाजपा को अब विकास का कोई एजेंडा है नहीं, रोजगार का कोई एजेंडा नहीं, तब कैसे एक हिंदू मुस्लिम किया जाए। और वहाँ इस तरीके की जो घटना है, ये घटना निश्चित तौर पे उनके लिए कुछ उर्वरक है। लेकिन एक चीज़ और बताऊं कि अभी इसी हमारे इलाके में पिछले दिनों एक सचिव की हत्या हुई थी, जो कन्वजिया समाज के थे और एक ब्राह्मण लड़की से उनका अफेयर था। बिल्कुल, काफी चर्चित रहा था मामला। बिल्कुल जी, काफी चर्चित तो मामला था। तो लोग तो डायरेक्ट उससे रिलेट कर दे रहे हैं कि ये प्रेम प्रसंग का मामला और इसमें हत्या है। भाजपा कोशिश करे इसको सांप्रदायिक करने, लेकिन हो ये रहा है कि समाज में चूंकि अब वह स्थिति नहीं बन पा रही है जितना ये लोग बनाना चाहे। दूसरा एक पक्ष और है कि जो मुस्लिम समुदाय है
वो देखिए इस पे एकदम खामोश है। हम्म, उसको ये भी है कि भाई वो लड़के का गोरखपुर से कोई लिंक नहीं है, कोई बात हम्म, नहीं है, तो इसलिए भी उस पे एकदम खामोश है, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं। बात तो ये होती कि कोई प्रतिक्रिया होती तब ऊपर कोई कोई रिएक्शन होता, कोई क्रिया होती, तो ये जी। तो है नहीं स्थिति। मतलब उतनी तो सफलता उन्हें नहीं मिल पा रही है जो वो नहीं चाह मिल रहे हैं। पा रहे, लेकिन ये इनके लिए जरूरी है कि उसको कैसे बनाया जाए, और वो हम्म, बन नहीं पा रहा। ये हम्म। छटपटाहट है। अभी इन लोगों से कुछ दिन से चौराहों बात और करें। इलाकों में जो बहस है, वो बातचीत है, उसमें कहीं ये कहा जा रहा है कि गलत किया बाप ने, या ये कहा जा रहा है सही किया पिता ने। ऐसे मामलों में तो ऐसी ही बातें होती हैं। नहीं देखिए, उसमें उसमें तो बहुत साफ है कि जो लोग नहीं सांप्रदायिक करना चाहते हैं, लेकिन वो भी, क्योंकि जब भी हम्म, लड़की की बात आती है, रेप का सवाल आता है, हाँ, तो आपका तो उसमें हम्म, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वो सैनिक था, बहादुरी दिखाया। तो इस जी, तरीके की बातें हैं। लेकिन जी, वो बातें जो समाज का पिछड़ापन है, उसके चलते हुए है, वो सांप्रदायिक नहीं हो पा रहा। ये जी। बात होती चलिए, हुई। ठीक बात है। देखिए, काफ़ी कुछ बताया राकेश जी ने, आगे भी बताएंगे। मनोज जी, एक चीज़ समझना चाहेंगे आपसे कि उस दिन की मैं रिपोर्टिंग देख रहा था, क्योंकि हम लोगों को भी खबर छापनी थी, हमारे एडिटर से बात हो रही थी। तो मैंने देखा कि कुछ एक जो चैनल घोषित तौर पर सांप्रदायिक हैं, उन्होंने ले जाकर जाति बताई लड़के की। उससे पहले जो सेकुलर टाइप पत्रकारिता है, उसने लड़के की जाति नहीं बताई थी, सिर्फ मारने वाले की जाति लिखी थी। या कई जगह मरने वाले की जाति लिखी थी, मारने वाले की नहीं लिखी थी। तो ये जो पत्रकारिता हुआ होगा 5-6 दिनों में, 21 तारीख से लेकर और आज 23 से 4 दिनों में, इन दिनों की जो जर्नलिज्म है, और इससे कोई माहौल वहां का बदला है, या अभी भी सब कुछ सामान्य है? देखिए, एक तो घटना के बारे में जो मीडिया में रिपोर्टिंग बहुत ही गलत हुई है, तथ्य पर आधारित नहीं है। जी, मैं चूंकि था नहीं 2 दिन से, तो कल से शाम को मैंने इसमें कुछ ज़रूरी जो तथ्य हैं उनकी तरफ देखने की कोशिश की। तो उस जी, पर 1 मिनट ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि जिस युवक की हत्या हुई है, दिलशाद हुसैन की, उनकी ज़मानत जो है हाई कोर्ट से हुई थी इस केस में 2020 सितंबर में। जी, और ये एक अखबारों ने ये छापा है, जिसे लोग देखिए किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो सूचनाओं से। अखबारों ने गलत सूचनाएं दी। पहली हम्म, गलत सूचना दी कि लड़की नाबालिग थी। हम्म, दूसरा ये था कि ये रेपिस्ट है और इसलिए हम्म, इसको मारना जायज़ था, और इस पर सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने खुशी मचाई। हम्म, जबकि हाई कोर्ट ने जब जो बेल ऑर्डर दिया है, उसमें इस बात को कोट किया गया है कि ये 11 फरवरी को ये लोग दोनों लोग दिलशाद और वो लड़की जो है वो चले हम्म, गए थे हैदराबाद। और हम्म, अखबारों में यही आया कि फिर वो उसके बाद केस दर्ज हुआ, और फिर पुलिस वहाँ से गई और हैदराबाद से इनको पकड़ के लाई, और ये फिर जेल गए। और कुछ ही समय पहले ये छूट कर आए थे, और 21 को दोपहर ये जब अपने वकील से मिलने कचहरी पे गए थे, तो इनको गोली मार दी गई। हम्म, लेकिन हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर आप पढ़िए तो उससे बहुत तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि ये तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए थे। 17 को केस दर्ज हुआ था और 20 तारीख को ये गिरफ्तार कर लिए गए थे, और 20 हम्म, फरवरी से ये जेल में थे, और फिर सितंबर में इनको बेल हुई। हम्म, उसमें उस बेल ऑर्डर में ये साफ-साफ है कि जो जिस लड़की को मीडिया ने नाबालिग बताया, हम्म, वो उनकी एज 1900 डेट ऑफ बर्थ है 1998 थी, जब सीआरपीसी 164 में जो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। तो हम्म, उसमें वो उन्होंने बताया कि बीए पार्ट 2 की वो स्टूडेंट हैं, और उनकी हम्म, डेट ऑफ बर्थ जो है 98 है, यानी कि घटना के समय उनकी आयु बिल्कुल 22 थी। जबकि 22 की थी, पुलिस ने बिल्कुल। हाँ, जबकि पुलिस ने इसमें पॉक्सो एक्ट भी लगाया, लगाया है। अपहरण का भी लगाया और रेप का भी लगाया। तो क्या हुआ कि मीडिया में जब आप ये कहते हैं, पूरी सूचना नहीं देते हैं, नाबालिग नाबालिग आज भी लिखा जा रहा है, दूसरे दिन की भी हम्म, रिपोर्टिंग में, और इसको हम्म, नाबालिग लिखा गया। हम्म, तो इससे क्या हुआ कि लोगों को लगता है कि एक ऐसा, और आरोपी चूंकि अल्पसंख्यक समाज से है, और जी, जिस तरह की एक राजनीति बनाई गई है अल्पसंख्यक समाज के प्रति नफरत, और लव जिहाद का भी, बल्कि जी, बहुत बहुत बिल्कुल। सारे लोगों ने, एक अखबार हम्म, ने ये भी लिखा था कि उसने अपना धर्म छिपा के शादी की थी। हम्म, जबकि ये दोनों लोगों ने यहाँ से जाने के बाद आर्य समाज में शादी कर ली थी, हम्म, और स्वेच्छा से रह रहे थे। इस तरह का बेल ऑर्डर में आप हम्म, पढ़ेंगे तो इसको, तो ये इस तथ्य को छिपाया गया, तो इसलिए जो उसकी प्रतिक्रिया थी
सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने जायज़ ठहराया, कुछ लोगों ने जिस पिता ने गोली मारी है, उसको हीरो उनको हीरो के तौर पे प्रस्तुत कर रहे हैं और उनको आर्थिक सहायता और सामाजिक सपोर्ट देने की भी बात चल पड़ी है। हम्म। तो ये एक अजीब-सा जो इस तरह का इस पूरे देश में पिछले कई वर्षों से एक हम्म। जो माहौल बनाया गया है कि अपराध को अपराध की तरह न लेकर उसके दूसरे कोणों से उसकी व्याख्या करना। एक अपराध पहले हुआ, उसमें भी गलत तरीके से चीज़ें रिपोर्टिंग हुई और और अब दूसरा, एक योगी जी जब खुद लड़ रहे हैं और वो खुद भी ऐसे भाषण देते रहे, कोई छुपम छुपाई की बात नहीं है, जी, और वो तो सरेआम बोलते रहे, तो इससे थोड़ा और सह मिलता होगा वहाँ के मीडिया, वहाँ के लोगों, जनता को। जी, और जैसे राकेश जी हम्म। अभी बता रहे थे कि ये जुलाई हम्म। महीने में भी एक ग्राम पंचायत अधिकारी की हत्या हुई थी, जो जी दलित बिल्कुल। समाज में आते थे हम्म। और उन्होंने एक हम्म। ब्राह्मण समाज ब्राह्मण लड़की शादी, बिल्कुल। शादी किया था, तो उनकी बहुत सरेआम धारदार हथियारों से, जिसे फ़िल्मों में हम लोग देखते हैं, हम्म। उस तरह से बहुत ही क्रूरतापूर्वक हत्या की गई थी। जी। तब भी उस समय समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है उस घटना को वो चुप रहा। तो ये एक दिक्कत ये है कि अपराध की घटनाओं को अपराध की तरह न लेकर अब जाति और धर्म के नज़रिए से देखा जाने लगा है और इस हिसाब से कि अगर हमारे समाज का उत्पीड़ित वर्ग है तो हम बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अगर हमारे ही समाज का उसने अपराध किया है तो उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएँगे। जी। अभी गोरखपुर और आस-पास के जिलों में ऐसी कई घटनाएँ हुई, जैसे एक ब्राह्मण युवक की हत्या हुई, तो वहाँ ब्राह्मण समाज के लोग और ब्राह्मण नेता वो उसके घर गए, जबकि जो हत्या करने वाला था तो उसको निर्दोष बताते हुए वो दूसरे दल के जो लोग हैं, जिनकी बड़ी चर्चा है आजकल, वो लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए। तो आज हम्म। हर घटना में अब बात केवल अपराध और अपराधी और तथ्य और विवेचना की नहीं रह गई है, बल्कि अब वो जो है एक जिस तरह से ध्रुवीकरण है, जिस तरह से समाज बँटा हुआ है, जी उस तरह से उसकी व्याख्या की जाती है और उस तरह के बात किए जाते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिल्कुल। दूसरी एक बात और मैं कहूँगा कि जी। गोरखपुर और आस-पास के इलाकों में इस तरह से हम्म। ये ऑनर किलिंग की घटना है एक तरह से। बिल्कुल। ये जो घटना हुई है वो ऑनर हम्म। किलिंग है हम्म। और उसको न देखकर ये एक सज़ा के तौर पर दिया जा रहा है और जिस तरह से तेलंगाना में एक घटना हुई थी हम्म। और उसमें पुलिस ने वो आरोपियों को ले जाके मार दिया था। तो इस हम्म। तरह से अब एक समाज न्याय का करीब फैसला ले। करीब उसी तरह की स्थिति है, क्योंकि वो पुलिस, हाँ, मतलब, बिल्कुल। बिल्कुल। हम्म। तो ये है और ये एक पूर्वांचल जो है हम लोग का इलाका जो है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस तरह से सामंती मूल्य और सामंती समाज नहीं है, उस तरह हम्म। की कोई पंचायतें नहीं हैं जो इस तरह का हम्म। फैसला देती हैं। लेकिन मैंने हाल के दिनों में देखा है कि ये प्रेम विवाह को लेकर और लड़के-लड़कियों की आपस के सहमति से शादी को लेकर उस यहाँ का भी समाज उसी तरह से कठोर है और उसी तरह से दमन करता है जी। और ऑनर किलिंग की बहुत ज़्यादा घटनाएँ हुई हैं और सभी घटनाओं में एक बात देखना है कि पुलिस का भी रवैया जो है, उसमें जो अपराध करते हैं, जो हत्या करते हैं, उनके पक्ष ही एक बहुत उदार रहता है। एक घटना में जी। मैं गया था तो वो पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी क्योंकि वो एक दूसरे जात के लड़के से प्रेम करती थी। तो मैं थाने में गया था और इंस्पेक्टर से मिला और उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मैं भी यही करता, अगर लड़की का पिता होता तो मैं भी यही करता बिल्कुल। और ये उनको ये जब प्रवृत्ति है। और आइए थोड़ा बात करते हैं। सरदारा पुरी साहब हैं, खुद पुलिस में रहे हैं, बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश में रहे हैं, लगातार सामाजिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। सर, दो तीन बातें मनोज जी ने भी कही, राकेश जी ने भी कही, उसी से मैं थोड़ा आपसे इस सवाल को रखता हूँ। एक तो लव जिहाद कहा, ऑनर किलिंग की भी बात हुई, तीसरी बात ये भी आई कि अपने समुदाय का अगर अपराधी है तो वह जायज है। यह देश में बहुत देखा जा रहा है और हर जगह है, बढ़ रहा है ये। और चौथी बात मेरी तरफ से कि आखिरकार जो घटना घटी है उसमें जो पुलिस की भूमिका है उसको आप किस रूप में देखते हैं। दूसरा ये भी एक सवाल है कि हम लोग भी रिपोर्टिंग करते रहे, थानों में जाते रहे हैं, कहा जाता है कि प्रेम करने के 90% मामलों में, चूंकि परिवार सहमत नहीं होता है, तो उसके 90% मामलों में जो प्रेम होता है वह पहला मुकदमा रेप का ही होता है, क्योंकि प्रेम का कोई मुकदमा तो होता नहीं है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, और दिलशाद हुसैन के केस को जोड़कर?
देखिए ऐसा है, जैसा कि अभी तक राकेश जी और मनोज जी ने जो तथ्य बताए हैं, जी। पहले मैंने सोशल मीडिया पे जब पढ़ा था तो उसमें यही लिखा हुआ था कि नाबालग लड़की थी, उसका बलात्कार हुआ, और हम्म। बाकी नहीं लिखा था कि वो उनमें प्रेम प्रसंग था, वो भाग गए थे, पकड़े गए थे, वो थे। मतलब जो फर्स्ट इंप्रेशन दिया गया यही दिया गया कि उसने उस लड़की का, नाबालग लड़की का बलात्कार किया, केस हम्म। दर्ज हुआ, गिरफ्तार हुआ, और अदालत में उसके पिता ने जो है उसको गोली मार दी। ये हम्म। तो मतलब रॉन्ग रिपोर्टिंग जो हुई, मतलब बायस रिपोर्टिंग जो है मीडिया के अंदर मतलब की गई। जो सही तथ्य हैं उनमें जैसा कि खुल के आया है कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था, और वो लड़की नाबालिग नहीं, बालिग बालिग थी जब वो भागकर गए हैं और उन्होंने जाके शादी की है। तो उसके बाद फिर उनके उसके लड़की के पिता ने केस दर्ज कराया है, पकड़ा गया, जेल गया, जेल से उसकी जमानत जी। हुई, और वो वकील से अपना जो भी बातचीत करने के लिए वहां आया था, तो वहां उसके पिता ने उसको गोली मार दी। तो एक तो ये बात है कि रॉन्ग रिपोर्टिंग मीडिया में मतलब की गई, और जी। दूसरा जो इसको बनाया गया, प्रेम, प्रेम तो किसी के बीच में भी हो सकता है। जैसा वो कहा जाता है कि प्रेम तो अंधा होता है, वो जाति नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, वो तो एक मानवीय संबंध होता है, जो जी। बहुत प्रबल होता है वो हो जाता है। तो इस मामले में भी यही हुआ, और वो ठीक है पकड़ा गया, ठीक है केस दर्ज हो गया और पकड़ा गया, और उसके बाद जमानत हो गई। अब अगर वास्तव में ये, अब अच्छा ये बात भी एक मतलब कैसे नकारी जा सकती है कि जब लड़की इतने दिन उसके साथ रही तो लड़के लड़की का आपस में शारीरिक संबंध नहीं हुआ होगा, इस बिल्कुल। बात से कोई इनकार नहीं कर सकता ये जो है। तो अब अगर डॉक्टरी होगी तो उसमें वो आएगा ही कि शी इज यूज्ड टू बिल्कुल। सेक्सुअल, जो भी है वो बात हम्म। आएगी, तो बलात्कार वाली बात आ जाएगी। तो अब मेन बात तो ये थी कि भाई वो लड़का लड़की भागे थे, रजामंदी से भागे थे या नहीं भागे थे, वो लड़की लड़की के बयान से मतलब ये बात स्पष्ट होती, और वो 164 में उसने क्या बयान दिया उसके बारे में खैर मुझे मालूम नहीं है। तो चलो केस हो गया, अदालत में चला गया, और उसमें उसको अगर अपराध बनता तो उसको सजा मिलती। परंतु इस मामले में जो एक आम व्यापक मानसिकता है कि अगर लड़की भाग गई, चली गई, तो उसको जो परिवार के सम्मान से जोड़ दिया जाता है, और कि उसके साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, वो एक बड़ी खतरनाक धारणा है जो कि हमारे थोड़ा सर समाज में थोड़ा बहुत मतलब पुलिसिया व्यापक एंगल तौर से भी पर है। थोड़ा मैं समझना चाहूंगा कि जो जी लड़की भाग के चली जाती है, महीनों साथ रहती है, तो क्या जी रेप का अगर आरोप लगाता है, और जैसा हमारा समाज समझ रहा है, क्योंकि इतनी रिपोर्टिंग तो पत्रकारिता में आ रही है कि वो भाग के जी गई थी फिर उसको पुलिस पकड़ के लाई, तो ये जो जी जी स्वाभाविक तौर पर रेप मान लेना है भाई, कोई भी अगर समाज में कोई भी है तो कोई कहेगा कि भाग के और इतने दिन रही और फिर रेप की घटना हुई। क्या ऐसी घटनाएं, मतलब भाग के जाने के लिए रेप की क्या जरूरत रहती है? इसका मतलब तो वो प्रेम है, तो ये समाज में स्वीकारोक्ति इसको रेप की तरह क्यों आ रही है? वो तो देखिए एक आम अवधारणा बना ली गई है, या एक आरोप खड़ा करना है उसके लिए वो कहा जाता है। ये स्वाभाविक है कि इतने में लड़का लड़की एक साथ रहेंगे तो उनमें शारीरिक संबंध होंगे। जी। अब वो बात अलग है कि अगर लड़की कहती है कि मेरे साथ जबरदस्ती की, अब जबरदस्ती भी वो सामान्य तौर पर मान्य नहीं है, क्योंकि ठीक। भाई इतने दिन फिर जब आप उसके साथ रही तो फिर आपने इतने दिन जबरदस्ती क्यों होने दी? क्या परिस्थितियां ऐसी थी कि आपके लिए भागने का कोई मतलब रास्ता नहीं था? तो वो तो एक मतलब एक अपराध बनाना है वो बना दिया जाता है, और बलात्कार वाला आरोप उसमें लगा दिया जाता है। अब इस मामले में जो एक बात आपने कहा था कि पुलिस का जो व्यवहार है, पुलिस का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि समंती समाज का है। मैं पुलिस में 32 साल रहा हूं, मैंने पुलिस के ऊंचे से ऊंचे पदों से लेके नीचे से नीचे पदों की मानसिकता को देखा। वो सारी की सारी वैसी ही सांप्रदायिक मानसिकता है, वैसी ही जातिवादी मानसिकता है, या वैसी ही पुरुषवादी मानसिकता है। और ये कुछ ट्रेनिंग कर लेने से, कुछ थोड़ी किताबें पढ़ लेने से किसी का नजरिया नहीं बदल जाता। ये कहा ठीक। जाता है कि आप किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट तो कर सकते हैं, किसी का दिल तो बदल सकते हैं, परंतु उसकी जो मानसिकता है, जी। उस मानसिकता को बदलना सबसे मुश्किल काम होता है। काम। मैंने तो अपनी सर्विस के अंदर
बहुत ऊंचे पदों पर लोगों को उनकी मानसिकता देखा है, उनकी मानसिकता बिल्कुल वैसी ही है जो एक सिपाही की मानसिकता होती है जब गांव से आता है। तो ट्रेनिंग से भी बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो पुलिस का जो रवैया है वो वैसे का वैसा ही रहता है जैसा कि समाज के अंदर रवैया सर है। ये आपने और वो महत्वपूर्ण भी बात कही, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और दोबारा आपके पास लौटेंगे। राकेश जी एक चीज कह रहे हैं एसआर दारापुरी साहब की मानसिकता एक महत्वपूर्ण चीज है। चूंकि आप उस इलाके में हैं, बात कर रहे होंगे, क्या उस जो इंजीनियरिंग सेक्शन में था सेना के, जिस व्यक्ति ने गोली मारी है, जिस पिता ने गोली मारी है दिलशाद हुसैन को, क्या उसको भी लोगों ने उकसाया? क्या जाति और मजहब का सवाल बना दिया कि तू कैसा बाप है? क्योंकि सुनने में यह आ रहा है कि वो लड़का जमानत पर छूटने के बाद कह रहा था कि हमारी शादी हुई थी, मन से हुई थी, इसलिए हम उसको दोबारा ले जाएंगे। पता नहीं ये आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं, लेकिन क्या उकसाया गया होगा, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि ऐसा होता है आमतौर पर। बहुत सारे मामले में मैंने देखा है कि अगर सजाती इस तरीके के मामले हुए हैं तो वह सजाती मामले में पुलिस इतना इंटरफेरेंस नहीं करती, इतना खोजबीन नहीं करती। लेकिन जहां भी कहीं इस तरीके के अंतर जातीय या अंतर धार्मिक बातें आती हैं तो पुलिस की सक्रियता, जो मानसिकता का सवाल है, वो आता है। दूसरा, ये निश्चित तौर पे बात है कि उसकी इज्जत का सवाल ये बनाया गया इलाके में, कोशिश किया गया कि इनका तो अब जिस तरीके की बातें हैं लड़की को लेके, मुझसे भी मुलाकात हुई उस गाँव में कई लोगों से बातचीत करने पर, तो लोग कह रहे थे कि भाई बताइए जो जिसकी इज्जत चली जाएगी वो क्या करेगा। तो ये पूरा एक तरीके से माहौल बना है, एक पूरा माहौल बना हुआ है कि इज्जत को लेके कि एक मुस्लिम लड़का जो तरीके के लड़की के साथ लेके भाग गया, वो लड़की इनके सीने पर मूंग कर रही है। मतलब मुझे तो देखिए खतरा यहाँ तक है कि उस लड़की के ऊपर भी इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, क्योंकि बात तो अभी जितना कुछ होने के बाद भी लड़की भी तो अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट रही थी। जो सुनने मुझे आया, मैं बात नहीं कर पाया, उसकी मुलाकात नहीं है, लेकिन जो बात सुनने में आ रही है, जो बात लोग कह रहे हैं, तो ये कुल मिला के जो नाक का सवाल, इज्जत का सवाल, ये मतलब बेसिकली ये एक ऑनर किलिंग है ना, जो अभी मनोज जी कह रहे थे। ये एकदम इसमें देखिए, ये दरअसल वो चाशनी है जिसमें दोनों चीज, एक सांप्रदायिक पूरा रंग है और दूसरा ये ऑनर किलिंग। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि ये ऑनर किलिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और इसमें सांप्रदायिकता का वो रंग दिया है। जी मनोज जी, आपसे पहले अब तक किसी ने वो जानकारी नहीं दी थी 164 के बयान वाली, जिसमें आप कह रहे हैं कि 21-22 साल उम्र हो गई है। क्योंकि मैंने जंजवार के भी रिपोर्टर को जब लगाया तो वो भी करीब करीब थोड़ा आगे बढ़कर बात किया था, लेकिन वो वाला सच नहीं निकल पाया है। तो ये बताइए कि ये गैप क्यों रहा? मतलब जर्नलिज्म में ये गैप हम सबको नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये गैप क्यों छूट जाता है? ये तो बहुत प्रारंभिक चीज थी जो कि ये पता करना चाहिए था वहां के पत्रकारों को, क्योंकि वहां खोजी सोजी सबसे आगे, सबसे पहले, सबसे तेज, हर तरह के लोग हैं वहां पत्रकारिता में। जी, ये तो इसलिए है ना कि पत्रकारिता में भी जो लोग हैं वो भी मैंने लंबे समय से और गोरखपुर में तो खास तौर पर देखा है कि वो भी एक विचारधारा से ग्रस्त है। सामंती भी विचारधारा है, सांप्रदायिक भी विचारधारा है, इसलिए वो घटना को उसी तरह से देखते हैं कि एक पत्रकार का काम था कि तथ्यों की छानबीन करना, और ये बहुत आसान था क्योंकि इस वकील से वो मिलने आया था, अपने वकील से, उनसे बातचीत करके पूरे केस की नौयत जानी जा सकती थी कि उस केस में क्या था। तो लेकिन इतना ये किसी ने कोशिश नहीं की। ये एक मामूली सी बात थी, दूसरी लाइन में वकील बोल देता है, ये बात बोल देता था कि क्या था। क्योंकि मैं देखिए कि गलत सूचनाओं से कैसे होता है, जब ये घटना तुरंत जब घटी थी तो उस समय सोशल मीडिया में इसको एक कानून व्यवस्था का मुद्दा के रूप में लिया गया कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। वकीलों ने विरोध भी किया, वहां से विरोध भी किया कचहरी गेट पे, और नहीं, और जो लोग वहां नहीं थे, बाहर के लोग ये कह रहे थे कि सीएम सिटी में यही स्थिति है, जो भाजपा जो है कानून व्यवस्था को कहती है कि हमने ठीक कर दिया, वहां पे ये हालत है कि जिस कचहरी में हर गेट पे पुलिस होती है वहां हत्या नहीं हो सकती। लेकिन जो ही एक बात और आई कि मरने वाला मुस्लिम है, तो ही एक जो विरोध का जो वो थी, उसमें से कुछ लोगों ने अपने को किनारा कर लिया
और फिर जब तीसरी सूचना आई कि उसके खिलाफ वो रेप का केस था और मारने वाला लड़की का पिता था, तो फिर इसको जस्टिफाई, उल्टा एक बात हो गई कि जस्टिफाई किया जाने लगा। इस केस में देखिए क्या ये था ना कि जो सीआरपीसी 164 का जो बयान है, जो बेल ऑर्डर पढ़ने से लगता है, क्योंकि दिलशाद हुसैन के वकील ने जो आर्गूमेंट किया था बेल के लिए, तो उन्होंने ये बात कही थी कि एज का उन्होंने सर्टिफिकेट रखा था। फिर ये कहा था कि ये लगातार जेल में थे और सीआरपीसी 164 के बयान के अनुसार दोनों की सहमत थी, आर्य समाज में उन्होंने जाके शादी भी की थी और उसको अब दूसरे तरह से इसको केस बनाया जा रहा है। तो विरोधी पक्ष के वकील कोई ज्यादा तर्क इस पर नहीं दे पाए थे, इसलिए उनको बेल हुई, नहीं तो हाई कोर्ट ऐसे मामलों में बेल नहीं देता। और 29 सितंबर में बेल हो गई थी। एक अखबारों में ये भी बात आई कि कुछ ही दिन पहले वो छूटे थे, लेकिन वो सितंबर 20 में ही छूट गए थे। तो जाहिर है कि जो पॉक्सो कोर्ट में जो एक केस चल रहा था, तो लड़की के 164 के बयान और से वो केस कमजोर होता डिसमिस हो और दिलशाद हुसैन के पक्ष में ही जाता। मुझे लगता है कि ये दोनों तथ्य थे जिसने उस पिता को ये प्रेरित किया कि अपने तरफ से वो फैसला ले। और ये देखिए एक सामाजिक दबाव का नतीजा है। एक समाज जो है, जो कहने के लिए आधुनिक हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, दिखता तो आधुनिक है, लेकिन उसके भीतर जो है एक सड़ी गली मानसिकता जो है, जो पुरातन पंथ है, और अभी भी एक इज्जत को लेकर एक जो धारणा बनी हुई है। ये पहला केस नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि में या तो लोग मार देते हैं या मर जाते हैं। जैसे इस पिता का बयान है, अखबारों में आया है कि उसने दो ही चीज कहा कि सही व्यक्ति को मैंने गोली मारी, तो कहा गया कि हाँ आपने जिसको दिलशाद हुसैन ही मरा है, तो उसने कहा कि मैं अब मुझे फांसी पे भी लटका दिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना न्याय कर दिया, मेरा परिवार अब सुरक्षित है। एक और घटना इसी गोरखपुर में हुई थी कि एक युवा लड़की, जो बालिग लड़की थी, उसने अपने जिससे प्रेम था उसको शादी कर लिया था और उसके पिता ने कुछ महीनों के अंदर पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर लिया था। उसके बाकी सारे बच्चों के साथ एक साथ जहर देके और फिर अपने फांसी से लटक गए थे। इसी चौरी चौरा के पास की घटना थी, उसकी फैक्ट फाइंडिंग हम लोगों ने किया था। तो और एक देवरिया में ऐसे हुआ था कि एक पिता ने जो अपनी उसका पता चला कि उसकी बेटी किसी से प्रेम करती है, तो उसने अपने दोनों बेटियों को गोली मारी थी। आपके देवरिया वही भटनी के पास की घटना है जी। और उसके दोनों बेटियों के शव को दफन कर दिया था अपने ही खेत में, और बाद में ये पता चला। ये दिखाता है कि ये जो समाज है अभी भी पिछड़े हुए जो मूल्य हैं उसके दबाव में जी रहा है, और इस तरह की घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में लेने के बजाय एक दबाव बनता है। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि पूरे शहर समाज के इतने प्रेम विवाह भी हो रहे हैं, उसकी सामाजिक स्वीकृतियां भी मिल रही हैं, लेकिन एक अपने मन का दबाव है कि हमारी बेटी ने किसी से प्रेम किया, चाहे वो दूसरे जात का है या दूसरे धर्म का है, तो वो हमारे ऊपर दबाव है कि हमारी इज्जत चली गई। कोई न भी कहे तब भी वो इस दबाव में घुटन महसूस आ जाता है स्वाभाविक तौर। और उसका अभी इस मामले में जो जुलाई में जो हत्या हुई थी ग्राम पंचायत अधिकारी की, जो उनकी पत्नी थी जो ब्राह्मण जात की थी, उनका स्टेटमेंट बहुत सुनने लायक है, जिसमें उन्होंने क्या था कि हमारे माता पिता हमको पढ़ा रहे हैं, चाहते हैं कि हम पढ़े लिखें और अपने मन से निर्णय लें और सक्षम हो जाए, लेकिन वो नहीं चाहते कि हम अपने मन से शादी कर लें। और अगर हम कहते हैं तो हमको इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे पिता और भाइयों ने मेरे साथ किया है, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि ये समाज इतना सड़ा गला है। तो ये इस समाज में जो लड़कियां फैसला लेना चाहती हैं, समाज बदल रहा है, तो माता पिता तो ये तो चाहते हैं कि वो पढ़ लिख के डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, अधिकारी हो जाए, लेकिन अपने निर्णय अपने प्रेम से शादी ना करे और कोई प्रेम ना करे, इस पर उनका अभी भी नियंत्रण बना रहना। मतलब संस्कार का जो ये लबादा है वो काफी भारी है। खैर दारापुरी जी, आपकी बात से इस पूरी बातचीत को खत्म करेंगे क्योंकि काफी सारी जानकारियां आ चुकी हैं। आखिरी सवाल है आपसे कि जो संस्कार और संस्कृति की बात होती है, तब माना जाता है सवर्णों में ये बहुत भारी मात्रा में उपलब्ध है और उसका प्रेशर बहुत है। यहाँ जो गोली मारने वाला है उसकी जाति लिखी जा रही निषाद है, संभवतः मल्लाह, पिछड़ी या दलित जाति के होंगे संभवतः।
पिछड़े समाज से। पिछड़े समाज से। तो यह जो लबादा संस्कृति और संस्कार का है, यह इन पर भी इतना भारी क्यों पड़ता जा रहा है, या हमेशा से रहा है? इस आखिरी बात के साथ खत्म करें जी। वो देखिए, ऐसा है कि हिंदू समाज के अंदर जो है, जो तथाकथित पिछड़ी जातियां, जो नीचे वाली जातियां हैं, वो भी ऊंची जातियों की इस सब मामलों में नकल करती हैं और उनके मूल्य को वो भी मतलब जो है मानने लग जाती है और उनका व्यवहार वैसा ही होता है। ऐसी परिस्थिति में अगर परिवार को सही सलाह मिल जाए, मैं इसकी एक आपको बिल्कुल सही घटना बताता हूँ। मैं बनारस में पोस्टर था, तो वहां एक दिन एक मेरे जानने वाले थे, उनके साथ एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति रेलवे में नौकरी करता था, इंसिडेंटली वो ब्राह्मण था। उसने मुझे बताया कि मेरी बेटी जो है, हमारा पड़ोसी जो था मुसलमान लड़का था, दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, वो दोनों घर से भाग गए हैं और उनको 4 महीने हो गए हैं, परंतु उन्होंने तब तक कोई केस दर्ज नहीं कराया था। उन्होंने कहा कि आप बताइए, आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं, आप हमें क्या सलाह देंगे। तो मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा देखिए, एक तो लड़का लड़की दोनों बालिग है, वो अपने बारे में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, लीगली कॉम्पिटेंट है। दूसरा ये है कि अब लड़का लड़की को घर से भागे 4 महीने हो गए हैं। इस 4 महीने में आपके रिश्तेदारों ने, आपके समाज ने आपके बारे में जो कुछ कहना था वो सब कह दिया और आपने उसको मान भी लिया। तो मैंने ये कहा कि देखिए, ये उनकी जिंदगी का फैसला था, आप उनको उन पे छोड़िए। आपके जो बाकी बच्चे हैं, बाकी परिवार है, आप उनके बारे में सोचिए और आप ज्यादा चक्कर में मत पड़िए। मुझसे मैं मदद क्या करूंगा कि मैं ठीक है पुलिस को कहूंगा केस दर्ज कर दो, पुलिस जाएगी पकड़ ले आएगी। अगर पकड़ भी ले आएगी, वो लड़की आपके सामने रहेगी, लड़का वहां रहेगा, तो पता नहीं गुस्से में आप क्या करते। इसलिए मैंने उनको ये समझाया कि मैंने कहा आप इस सबको सह जाइए, आप भूल जाइए, आप आगे परिवार का सोचिए, उसको आप भुला दीजिए। वो अपने घर चले गए और 4 दिन के बाद वो आए। 4 दिन में आने के बाद उन्होंने मेरा बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दारापुरी जी, आपने हमें बहुत नेक सलाह दी, हमने उस फैसले को, लड़के लड़की के फैसले को मान लिया है, हमने उसको भुला दिया है और अब मैं अपने परिवार की जो है मतलब देखभाल कर रहा हूँ, जो भी मेरी बाकी बेटी है उसको मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे मौके में अगर कोई सही सलाह देने वाला मिल जाए तो भी वो परिवार जो है इस प्रकार की गलतियां करने से बच सकता है। परंतु सामान्यतः ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर वही जो एक रवायत है, सामाजिक जो मूल्य है, वो उसी को रीइंफोर्स करते हैं और उससे परिवार का व्यक्ति जो पहले ही बहुत आहत होता है, वो और ज्यादा आहत हो जाता है और उसी प्रकार की गलती कर बैठता है जैसा कि इसमें किया। ठीक है, लड़के लड़की का तो मामला जो था ही, वो लड़का मर गया और उसका पिता जो है 302 का मुलजिम बन गया। वो परिवार तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब उस परिवार को देखने वाला कौन है? तो ये जो परिस्थिति है, इसके बारे में बहुत चिंतन मनन करने की जरूरत है और इस प्रकार की जो गलत सोच है उसको बदलने की जरूरत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। धन्यवाद आप लोगों का। सबसे आखिरी बात सबसे मारक थी कि उस परिवार का कौन देखने वाला होगा, और दूसरी बड़ी बात कि उकसाने वाला। इन अपराधों के लिए जो जिम्मेदार है वह राजनीति हो या परिवार हो या फिर पट्टीदार हो या फिर आपके रिश्तेदार, जीजा, साली, मौसा, चाचा हो, ये सारे उकसाते हैं और उकसाने के बाद आपको अपराधी बनाते हैं, आपकी बेटी को बेवा या विधवा बनाते हैं और समाज में अंततः एक सांप्रदायिक माहौल बनता है जिसका फायदा आपके पट्टीदारों को मिल सकता है या पॉलिटिक्स को मिल सकता है, ना आपके बेटे को मिलेगा ना बेटी को मिलेगा। खैर, हम बात कर रहे थे दिलशाद हुसैन गोरखपुर हत्याकांड की, जिसे कचहरी पर लड़की के पिता ने गोली मार दी है। उस मामले में बहुत क्लियर कट है और खासकर 164 के बयान के बाद कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्रसंग का है, जिसमें कि नफरत इतनी ज्यादा थी कि मुस्लिम दामाद पसंद नहीं था, इसलिए गोली मार दी गई। जाहिर तौर पर यह संविधान के खिलाफ है और समाज के भी खिलाफ है। खैर, इस बात को समाज कब समझेगा, हम इसका इंतजार करेंगे। धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए
फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।